साथियों, मेरे भारत के पीड़ित निवेशक एवं कार्यकर्ता एवं पीड़ित कर्मचारी, जिनको कि सहारा ग्रुप के महा डकैत और महाचंडाल सुब्रत राय सहारा ने अपनी हज़ारों कंपनी और अनेक सोसाइटीज़ के माध्यम से बेरहमी से लूटा है। इसके अलावा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मिस्टर राहुल मोदी, प्रियंका मोदी और अनेक मोदी लोग और वहाँ के अधिकारी, ऑडिटर्स, इसी तरह सहारा के भी ऑडिटर्स ने 25 लाख लोगों को से 25,000 करोड़ रुपए लूटा है। अगर ब्याज मिला लें तो आज की डेट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लूट की रकम 1 लाख करोड़ होती है भाइयों और बहनों। इसी तरह एल्केमिस्ट के लुटेरे केडी सिंह ने एल्केमिस्ट ग्रुप के 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ रुपए लूटा है, खासकर 10 साल सांसद रहते हुए। इस देश में सांसद जो बन जाता है उसको लूटने का लाइसेंस मिल जाता है। इसी तरह प्रिज्म ग्रुप, आनंद निधि, पीएन स्काईलाइन और पीएसीएल और अनेक हजारों कंपनियां, हजारों सोसाइटीज के माध्यम से, खाली जितने नाम मैंने गिने हैं इसमें 50 करोड़ लोगों को भाइयों और बहनों लूटा गया है। 50 लाख करोड़ रुपए लूटे गए। अगर सारी कंपनियां मिला ली जाएं तो न जाने क्या होगा। उन सब के लिए मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, रात दिन पिछले कई दिनों से, हफ्तों से मैं रात भर जग रहा हूं और तैयारी कर रहा हूं कि इन डकैतों का संवैधानिक काम तमाम कैसे किया जाए, क्योंकि इन डकैतों के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, देश भर के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, न्यायिक अधिकारी मिल गए। ऐसे में लड़ाई कठिन हो गई है। मैं पिछले अनवरत 4 साल से जूझ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, करता रहूँगा जब तक आप लोगों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, आप लोगों को आपका धन मैं ब्याज के नहीं मिल जाता, अप टू डेट ब्याज के, आपको न्याय इस शक्ल में भी नहीं मिल जाता कि ये जितने महापापी लुटेरे हैं इन सब को आजीवन कारावास, और जो टॉप के हैं जिनकी वजह से हजारों जाने गई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती। तब तक मेरा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, रात दिन जारी रहेगा। ना मैं खुद चैन लूँगा और ना किसी को लेने दूंगा, ये आप समझ लीजिए। इसलिए मेरा प्रयास अपने माँ भारती के चरणों में आप लोगों के साथ न्याय हो, आप लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को खपा देना है। साथियों, मैं बर्ड्स एक्ट में साथियों, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 यानी अनियमित जमा पाबंदी योजना अधिनियम 2019 यानी शॉर्ट में बर्ड्स एक्ट, इस पर मेरे साथियों ने निवेदन किया था वीडियो डालने के लिए, तो मैं बहुत विस्तार से डाल रहा हूँ। 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जो अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, देख रहे होंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो है। साथियों, बर्ड्स एक्ट की धारा 264 में जमा या निक्षेप या निवेश या डिपॉजिट लेने वाले को परिभाषित करते हुए
एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का संगम लिखा गया है। इस परिभाषा के अंतर्गत साथियों एजेंट्स, कार्यकर्ता, मैनेजर, एरिया मैनेजर, सहारा ग्रुप, आदर्श ग्रुप और अन्य सोसाइटी और कंपनियों की शाखाओं में, मुख्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारी, ऑडिटर्स, सचिव शामिल माने जाएंगे। ये भी उतने ही बड़े अपराधी माने जाएंगे जितने बड़े अपराधी इस कंपनी के मालिक हैं, निदेशक हैं। अगर ये अपराधी फ्रॉड का पता चलते ही इन फ्रॉड कंपनियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं निवेशकों की, तो बात अलग है, इनको अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसा इस एक्ट में लिखा है। जो भी मैं कहता हूँ कानून के हिसाब से कहता हूँ। मेरे द्वारा स्पष्ट की गई उपरोक्त व्याख्या को बर्ड्स एक्ट की धारा 25(1) की निम्न धारा पूरी तरह से पुष्टि करती है। क्या करती है? हिंदी में पढ़ रहा हूँ, फिर अंग्रेजी में पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध व्यक्तियों से भिन्न किसी निक्षेप लेने वाले द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय निक्षेप लेने वाले के लिए उसके कारोबार के संचालन या प्रभारी था या उसके लिए उत्तरदायी था, या साथ ही निक्षेप लेने वाले को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा, समझा जाएगा, और वे उसके विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे। अंग्रेजी में, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाई ए डिपोनेंट, बाई ए डिपॉजिट टेकर अदर देन एन इंडिविजुअल, every person who at the time of offense was committed, was in charge of and was responsible to the deposit taker for conduct of its business as well as deposit taker shall be deemed to be the guilty of the offense and shall be liable for to be proceeded against the punished accordingly and punished accordingly। अगला है उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती है, जैसा मैंने अभी कहा आपको। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू एनी punishment provided in this act if he proves or she proves that the offense was committed without his or her knowledge or that he or she exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। साथियों, जो innocent लोग हैं जिनका इस पूरे अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें नहीं आएंगे। मैं पूरे भारत में ऐसे दर्जनों लोगों को बचा चुका हूं जो कार्यकर्ता हैं या एजेंट हैं और उनके विरुद्ध उनके निवेशकों ने एफआईआर कर दी, पुलिस उनको तंग कर रही थी, घर चली गई, उठा लाई। ऐसे दर्जनों कई मामले कम से कम हो गए होंगे अभी तक 50 से अधिक मामलों में मैंने इंटरवीन करके और ऐसे भोले वाले कार्यकर्ताओं को, एजेंट्स को पूरी तरह से पुलिस के चंगुल से आज़ाद कराया और ऐसे गलत निवेशकों के चंगुल से आज़ाद कराया। इसलिए ऐसे ईमानदार लोगों को मेरा पूरा प्रोटेक्शन है। तीसरा, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध व्यक्ति से भिन्न किसी निक्षेप लेने वाले द्वारा किया गया हो और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध निक्षेप लेने वाले के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, संवर्तक, भागीदार, कर्मचारी या अन्य अधिकारी की सहमति या अनुकूलता के साथ किया गया है कि भाग पर उस उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसे व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा। ये वही बात है जो पहले मैंने कहा कि जो कार्यकर्ता, जो कर्मचारी इन कंपनियों के, सोसाइटीज के और जो ऑडिटर, जो लोग भी, सब पता लग जाता है कि मिले हुए थे उससे, उसमें उन्होंने कमीशन प्राप्त किया, उन्होंने और तरीके से उसका आनंद लिया,
वो सब लोग पूरी तरह से ऐसे मामलों में अपराधी की श्रेणी में आएंगे। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। नथिंग notwithstanding anything contained under subsection 1 where an offence under this act has been committed by a deposit taker other than an individual and it is proved that offence has been committed with the consent or connivance or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, promoter, partner, employee or any other officer or of deposit taker, such person shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against the and punished accordingly। साथियों, उपरोक्त धाराओं से स्पष्ट है कि ऐसे सभी कार्यकर्ता एजेंट जो सहारा, आदर्श, एल्केमिस्ट, प्रिज्म, आनंद निधि, PACL और अन्य सैकड़ों कंपनी और सैकड़ों सोसाइटीज में अन्य धोखाधड़ी से युक्त सोसाइटी, कंपनी और उनके निदेशक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई या ठोस संघर्ष नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट टेकर या जमा प्राप्तकर्ता की भांति अपराधी माने जाएंगे। और ऐसे सभी कंपनियों, सोसाइटी के सभी कार्यकर्ता, कर्मचारी, ऑडिटर, कंपनी सचिव, बैंकर, बैंक भी इसमें शामिल है। करोड़ों अरबों रुपया बैंक में फर्जी जमा करा दिया, मैनेजर साहब मजा कर रहे हैं, नहीं चल पाएगा। निदेशक का परिवार डिपॉजिट टेकर की भांति अपराधी माने जाएंगे और कारावास के भागी होंगे। आइए अब आते हैं धारा 9 पर, बट साइड की। धारा 9 कहती है, केंद्रीय सरकार किसी प्राधिकारी को चाहे विद्यमान हो या गठन के जाना हो पद विहित कर सकेगी जो भारत में प्रचलित निक्षेप लेने वालों पर सूचना के लिए ऑनलाइन डेटाबेस सर्जित, अनुरक्षित और प्रचारित करेगा। इंग्लिश में, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन अथॉरिटी वेदर एग्जिस्टिंग और टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विच शैल क्रिएट, मेंटेन एंड ऑपरेट एन ऑनलाइन डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन डिपॉजिट टेकर ऑपरेटिंग इन इंडिया। भाई और बहनों, 4 साल हो गए लगभग इस वेबसाइट को आए हुए। एक भी काम इस धारा 9(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नहीं किया। किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, ना पहले से ही था। कोई डेटाबेस नहीं है डिपॉजिट टेकर का, कोई डेटाबेस नहीं है डिपॉजिटर्स का, कोई डेटाबेस नहीं है एजेंट्स का, कुछ नहीं है, खाली कानून बना दिया गया। और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रहे हैं 4 साल से। 14 सांसदों की कमेटी ने 24/3/2021 को दी गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि यह बहुत ही निंदनीय है कि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री और अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रहे हैं। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उस रिपोर्ट को आए भी आप सोचिए करीब 1.25 साल हो गए, अपने 14 सांसदों की रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं देते हैं, मेरी बात पर भी ध्यान नहीं देते हैं, कानून की बात पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसका एक ही कारण लगता है कि हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूट पाट के जनता को ठगे, जनता मरती है तो मरे, और लूट के हमको पैसा दो। कोई सिस्टम नहीं बनेगा, इसी तरह लूटते रहो और हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। ये है इसके पीछे की कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 9(2) उपधारा 1 के अधीन पद विहित प्राधिकारी किसी विनियामक या सक्षम प्राधिकारी से निक्षेप लेने वालों पर ऐसी सूचना जो विहित की जाए साझा करने की अपेक्षा करेगा। The authority designated may require any regulator or competent authority to share such information of deposit taker as may be prescribed। मतलब रिजर्व बैंक से या सेबी से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर ऐसा डाटाबेस बना रहे हैं। लेकिन जब डाटाबेस ही नहीं बना रहे हैं तो काय की सूचना, सब गुड़ गोबर। आइए
अब आते हैं धारा 10, निक्षेप लेने वालों के लिए कारोबार की सूचना। प्रत्येक निक्षेप लेने वाला जो इस अधिनियम के प्रारंभ या उसके पश्चात उस रूप से अपना कारोबार प्रारंभ करता है, चलाता है, अपने कारोबार के संबंध में ऐसे रूप, रीति और ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए धारा 9 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना देगा। इंग्लिश में, एवरी डिपॉजिट टेकर सच which commences or carries on its business as such on after the commencement of this act shall intimate the authority referred to in subsection 1 of section 9 about its business in such form and manner which shall be such time as may be prescribed। साथियों, सहारा की हर शहर में, हर शहर के हर मोहल्ले में शाखाएं खुली जहां पर इनकी कम से कम 100 स्कीमों के अंतर्गत डिपॉजिट लिए गए। कोई सूचना नहीं दी गई। आदर्श की देश भर में 809 ब्रांचेस खुली, हर शहर में कम से कम 25 डिपॉजिट स्कीमों के तहत पैसे लिए गए। 25,000 करोड़ जो आज 1 लाख करोड़ हो गया, 25 लाख लोगों को लूटा, कार्यकर्ताओं को लूटा, लेकिन कोई सूचना नहीं। इसके अंतर्गत एक फॉर्मेट बनाया गया। ये सूचना पहले भी लॉ था जिसके साथ इसको जोड़ा गया है, प्राइस चिट्ठी मनी सर्कुलेशन, उसमें भी था। लेकिन ना हम सूचना देंगे और ना तुम सरकारी लोग मांगोगे, क्योंकि तुमको हम टेबल के नीचे से पैसे देते हैं। बस हो गया काम। आगे, सक्षम अधिकारी यदि उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि विनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेप की याचना की गई है और उसको स्वीकार किया गया है, तो वो किसी निक्षेप लेने वाले को ऐसा निक्षेप लेने वाले द्वारा प्राप्त निक्षेपों के संबंध में ऐसे विवरण, सूचना या विशिष्टियाँ देने का निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक समझे। अब बताइए, ना अभी तक सक्षम अधिकारी कोई बना है, तो कौन किसको निर्देश देगा, कौन किसको किससे मांगेगा, कौन उसको जमा करेगा? आज तक पूरे भारत में इस दिशा में एक भी काम नहीं हुआ। जय हो भ्रष्टाचारी सरकारों की, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। वो कम से कम इन कंपनियों की, इन सोसाइटीज के जिसके नाम मैंने लिए हैं, और ऐसी हजारों सोसाइटी और कंपनी के संदर्भ में भ्रष्टाचार के कुएं में नाक तक डूबे हुए हैं उनके लोग, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एडिशनल डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे वो मंत्री हो। मैं दावे से कहता हूं, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत रजिस्टर्ड 5-7 कंपनी हटा दीजिए। 90% से ज्यादा सोसाइटीज उठा लीजिए, ऑडिट करा लीजिए, पहले दिन से फॉरेंसिक ऑडिट। अरबों का घोटाला निकलेगा और इसमें ज्यादातर मंत्री इन्वॉल्व पाए जाएंगे। आज भी हो रहा है। ये क्या है? एक और एक्ट बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये भी मोदी सरकार की देन है। ए से लेकर जेड तक ये एक्ट पाप की खान है, अपराधों की दुकान है, घोटालों का अड्डा है। चाहे वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो, एनसीएलटी का मेंबर हो, एनसीएलटी का मेंबर हो, सब नाक तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लाखों करोड़ों की रिश्वतें खा रहे हैं और ये देश लूट रहा है। और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये तमाशे देख रही हैं। एक नहीं, ऐसी में अनेक सबूत के साथ
500 पेजेस की कंप्लेन कर चुका हूं FIR IBC 2016 के अंतर्गत और साबित कर चुका हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं। अकेले मोदी जी को सैकड़ों पिटीशन सबूत के साथ, सारे मुख्यमंत्रियों को, योगी जी को सैकड़ों पिटीशन सबूत के साथ, भारत के लोकपाल को 10-10 हजार पेज की पिटीशन सबूत के साथ, सबके विरुद्ध। मैं तो बहस करने को तैयार हूं, मैं ओपन बहस करने को तैयार हूं, टीवी में बहस करने को तैयार हूं। मैं केजरीवाल नहीं हूं जो माफी मांगूंगा, मर जाऊंगा माफी नहीं मांगूंगा और साबित कर दूंगा कि मोदी जी आपकी और ये राज्य सरकारें ये बेईमान है इस कंपनियों के संबंध में, इस सोसाइटीज के संबंध में, साबित कर दूंगा। मेरा कुछ भी हो, हमें परवाह नहीं। सत्य के लिए अगर फांसी में झूल जाऊंगा तो अभी 25 दिसंबर निकला है, प्रभु ईसा मसीह झूल गए थे, क्रॉस पे लटक गए थे। मेरे लिए सत्य पहले है, सच्चाई पहले है, ईमानदारी पहले है, निवेशकों का खून पसीने की कमाई पहले है। और सच्चाई की बात करने के लिए, सत्य बोलने के लिए किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। डर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बस मैंने आज तक 1 रुपए की चोरी नहीं की है। शंकाओं को, ये कहते हैं, शंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा 1 के अधीन सूचना धारा 2 की में यथा परिभाषित निक्षेपों को स्वीकार करने पर या याचना करने वाले निक्षेप लेने वालों को लागू होगी। और उपधारा 1 के अधीन सूचना अपेक्षा कंपनी को लागू होगी यदि कंपनी अधिनियम के अधीन अध्याय 5 के अंतर्गत निक्षेप स्वीकार किया गया है। चलिए, कोई खास बात नहीं। फिर कहते हैं, समुचित सरकार कोई भी आयामक आयकर अधिकारी, प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन पुलिस अथवा केंद्र अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा अन्वेषण किए गए अपराध की बाबत कोई भी सूचना या दस्तावेज रखने वाला कोई भी अन्य अन्वेषण अभिकरण पुलिस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से समस्त सूचना दस्तावेज साझा करेंगे। Appropriate government, any regulator, income tax authority or any other investigation agency having any information or documents in respect of the offence investigated under this act by the police or the CBI shall share all such information or documents with the police or the central or the CBI। कुल मिला के कि ये इन्वेस्टिगेशन में CBI, इनकम टैक्स और इनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल करके काम करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आते हैं धारा 12 पर। जैसा वित्तीय अस्थितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 का या दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 में उपबंधित है। 30 इसके अलावा किसी निक्षेप लेने वाले से निक्षेपकर्ताओं को दे किसी भी रकम के संदेह को समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेह अन्य सभी ऋणों और सभी राजस्व करों, उपकरों और अन्य रेटों पर पूर्वकता दी जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है कि जो भी कार्रवाई होगी उसमें खाली सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एक्ट इन्फोर्समेंट, जिसमें कि बैंक रिकवरी करते हैं, बेच देते हैं, प्रॉपर्टी आपकी करते हैं, उसको छोड़ के बाकी किसी भी कानून पर यह पेमेंट निवेशकों को कराया जाएगा। ये इनका कहना है। इतनी सरकार एक्ट बनाते समय कितनी गंभीर हुई है, लेकिन भुगतान इस एक्ट के अंतर्गत आज तक 100 रुपए का नहीं हुआ। अब आते हैं धारा 13 पर। जैसा वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 या दिवाला शोधन क्षमता उपबंधित है, उसके सिवाय सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अनंतिम कुर्की के किसी भी आदेश को समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी को सदैव अन्य ऋण, राजस्व करों, उपकरों, अन्य रेटों के अलावा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य कुर्की पर दावों की सीमा तक अधिमानना पूर्वकता दी जाएगी, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई भी रिकवरी होगी सबसे पहले निवेशक को पैसा दिया जाएगा।